मेरे प्रिय मित्रों, आप लोगों का हिंदी एजुकेशन बाई पवन सर में स्वागत है। आइए हम सब भारतीय इतिहास सामान्य परिचय देखते हैं। तो जो सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, आइए देखते हैं। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं: अतीत का, समाज का, शासन का, पर्यावरण का। तो इसमें अतीत का, इतिहास के तहत अतीत का अध्ययन किया जाता है। जो बीत जाता है उसका अध्ययन किया जाता है। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? थ्यूसिडाइडिस, हेरोडोटस, मानेथो, होमर। तो इस 4 ऑप्शन में आप लोग बताइए। हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतः कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? ऑप्शन देखिए। इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। किसने कहा? हेरोडोटस, थ्यूसिडाइडिस, पॉलीबियस, टैसिटस। किसने कहा? थ्यूसिडाइडिस ने कहा। यह शब्द किसका है? थ्यूसिडाइडिस का। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम बहुत ही सरल है, द हिस्ट्रीज। तो हेरोडोटस, मेगास्थनीज, प्लूटार्क, प्लिनी। 4 ऑप्शन में से बताना है आप लोगों को। तो कौन सा है? हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन देखें। इतिहास अपने को दोहराता है। बहुत अच्छा शब्द है, इतिहास अपने को दोहराता है। यह किसका है? तो ध्यान दीजिए। हीगेल, कार्ल मार्क्स, कल्हड़, बर्नी। तो यह किसकी युक्ति है? इतिहास अपने को दोहराता है। तो ध्यान दीजिएगा, यह हीगेल का शब्द है, इतिहास अपने को दोहराता है। अगला कथन, यह भी एक कथन है। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ भी नहीं सीखता। यह किसका कथन है? हीगेल का, कार्ल मार्क्स का, जे.बी. ब्यूरी का और E.H. कार का। बताइए, यह कथन भी हीगेल का है। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। आगे देखें। 8वां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। किसका कथन है? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। क्या कहा? कि समस्त इतिहास जो है वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह किसने कहा? तो वर्ग संघर्ष कार्ल मार्क्स, जे.बी. ब्यूरी, कॉलिंगवुड, E.H. कार। किसने कहा? तो आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। यह कथन कार्ल मार्क्स का है। क्या कार्ल मार्क्स ने कहा? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास
के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है। मार्क्सवाद आप लोगों ने खूब पढ़ा है। आइए देखते हैं तो इसमें कौन सा आंसर सही है। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। अगला देखें। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किसका था? वही शोषक और शोषित वर्ग, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यही है। तो किसका था ये? मार्क्स जी का। किसका था? मार्क्स जी का। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो वही नीचे भी क्वेश्चन पूछ लिया है। तो कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो आप लोग क्या लगा देंगे? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। आगे, इतिहास विगत की राजनीति है। यह कथन किसका है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? स्टब्स, कार्लायल, सीले, ट्रेवेलियन। किसका है? यह कथन सीले का है। सीले ने कहा इतिहास विगत की राजनीति है। अगला क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर देखिए। तो इसमें मिलान करना है आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। एक तरफ लिखा है ओकसाट, ट्रेवेलियन, कॉलिंगवुड, ब्यूरी। दूसरे तरफ इनकी परिभाषाएं लिखी गई हैं। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। इतिहास स्वयं मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। ध्यान दीजिए, मिलाइए कि कौन सही है। तो इसमें से पहले का हम लोग तीसरा देखेंगे कि ओकसाट ने कहा सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। दूसरा का 4th नंबर, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। किसने कहा? ट्रेवेलियन ने कहा। फिर कॉलिंगवुड ने क्या कहा? संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, कॉलिंगवुड ने कहा। और ब्यूरी ने कहा कि इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। तो हम लोगों का कौन सा सही हुआ? 3, 4, 1 और 2, मतलब पहला वाला सही हुआ। 3, 4, 1 और 2। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा भैया, देखें। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। समकालीन इतिहास यह किसने कहा? तो
बेनेडिटो क्रोचे। किसने कहा था? बेनेडिटो क्रोचे ने। अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन देखेंगे। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, किसने कहा था? E.H. कार ने, चार्ल्स वर्थ ने, कार्ल मार्क्स ने, B.A. स्मिथ ने। किसने कहा था? तो ध्यान दीजिएगा, यह शब्द E.H. कार ने कहा था। किसने कहा था? E.H. कार ने। अगला क्वेश्चन, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्तकार है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षाओं में। BC तो बिफोर क्राइस्ट, ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश काउंसिलिंग, बुकिंग क्लर्क। किसने कहा? किसके कारण ABC संक्षिप्तार्थ बना? तो यह बिफोर क्राइस्ट के कारण, अर्थात ईसा मसीह के पहले। आगे, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप। बहुत ही एक क्वेश्चन बार बार आते हैं। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप होता है। AD का एनो डोमिनी, असिस्टेंट डायरेक्टर, एक्नॉलेजमेंट ड्यू ऑफ द डेट। तो क्या करेंगे? एनो डोमिनी। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? एनो डोमिनी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, वर्ष 50 ईसा पूर्व को हम क्या कहेंगे? वर्ष 50 ईसा पूर्व। वर्ष 50 ईसा पूर्व जो है, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। वर्ष 50 ईसा पूर्व किसके बाद आएगा? 150 ईसा पूर्व के बाद आएगा। उल्टा चलता है। आगे, वर्ष 1015 किस शताब्दी में आता है? 1015 किस शताब्दी में आता है? तो 10 के ऊपर हो गया तो 11वीं शताब्दी में हो गया। 10 के ऊपर हो गया तो 11वीं शताब्दी में। 900 के ऊपर हो गया तो 10वीं शताब्दी में हो गया। अगला क्वेश्चन, देखें, यह भी मिलान करना है। विक्रम संवत्सर, शक संवत्सर, गुप्त संवत्सर, कलि संवत्सर। तो मिलान कीजिएगा। विक्रम संवत्सर क्या है? देखें, विक्रम संवत्सर का मतलब हुआ 58 ईसा पूर्व। 58 ईसा पूर्व। और शक संवत्सर का मतलब हुआ 78 ईसा पूर्व। शक संवत्सर 78 ईसा पूर्व। गुप्त संवत्सर 320 ईसा पूर्व ईस्वी, 320 ईस्वी। और कलि संवत्सर 3102 ईस्वी। तो कौन सा सही है? देखें, विक्रम संवत्सर 58 ईस्वी, शक संवत्सर चौथा नंबर। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। विक्रम संवत्सर, शक संवत्सर, गुप्त संवत्सर और कलि संवत्सर। आगे देखें, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? ध्यान दीजिए, अभी यहाँ बताया गया। तो 58 ईसा पूर्व, वही क्वेश्चन दोहराया गया है। शक संवत्सर का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ?
अब शक संवत्सर तो बताया गया कि 78 ईस्वी में, लेकिन किस सम्राट के शासन काल में हुआ आपको ये बताना है। तो कनिष्क के, किसके शासन काल में हुआ? कनिष्क के। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? कई बार पूछा जा चुका है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर। किस पर आधारित है? शक संवत पर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, गुप्त संवत 319-320 के बीच में चला था, को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। किसमें किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। जो गुप्त संवत का प्रारंभ किया था अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। अगला है शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ। फिर अगला है गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ। भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 ईस्वी से शुरुआत हुआ। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा सही है। देखिए, विक्रम संवत 58 बिल्कुल सही है। शक संवत 78 बिल्कुल सही है। और गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ, ये भी सही है। अर्थात 1, 2 और 3 दोनों सही है। ये तीनों सही हैं। आगे, हर्षवर्धन ने 606 में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? हर्षवर्धन ने 606 में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, सिंध विजय के उपलक्ष्य में, पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में। बताइए, तो किसके उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी। 606 में हर्ष संवत की स्थापना किसमें की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी। निम्नलिखित में से कौन सा संवत है? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? कौन सा संवत है? त्रैकूटम संवत। कौन सा संवत है? त्रैकूटम संवत। अगला क्वेश्चन, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य शिक्ष ने, 6वें विक्रमादित्य ने। ध्यान रखिएगा, चालुक्य विक्रम संवत, विक्रमादित्य शिक्ष ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? नए संवत चलाने का यश प्राप्त है किसको निम्नलिखित में से? तो लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण सेन को नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। आइए देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? देखें, दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा, तो कौन सा वर्ष? तो ध्यान रखिएगा, कौन सा
1931। कौन सा? 1931। कौन सा वर्ष? दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा, तो 1931 में। अगला क्वेश्चन, विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत में रूपांतरित करने का मान होगा। विक्रम संवत को अगर 2070 को ईसवी संवत में हम रूपांतरित करते हैं तो कितना होगा? तो कितना होगा? 2013। कितना होगा? 2013। 2013। ठीक है। आगे देखें, विक्रम एवं शक संवत का आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है? विक्रम और शक संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है? तो 135 वर्ष का अंतर होता है। विक्रम और शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्ष का? 135 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, पुलकेशियन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना है तो वर्ष होगा। पुलकेशियन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है, तो यदि इसमें विक्रम संवत में दिनांकित करना है तो कितने वर्ष का होगा? तो ध्यान रखिए, यह कितने वर्ष का होगा? 600 वर्ष का। कितने? 600 वर्ष का। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो शक संवत क्या होगा? शक संवत क्या होगा? अगर वहाँ 2063 लिखा हुआ है तो साके अर्थात शक संवत क्या होगा? तो 1928 जोड़ दीजिए। 1928 साके। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्व में स्तर विन्यास निम्नलिखित में से किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? भौतिक अवशेष को क्रमिक निष्पेक्ष। भौतिक अवशेष को क्रमिक निष्पेक्ष में समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। अगला ध्यान दीजिएगा, कार्बन 14 तिथि निर्धारण, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था? कार्बन 14 तिथि निर्धारण का पद्धति का विकास किसने किया था? तो किसने किया था? हेरोडोटस, हिगेल, B.A. स्मिथ, विलर्ड लिब्बी। किसने किया था? तो विलर्ड लिब्बी ने किया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? देखें, कार्बन 14, कार्बन 14, आर्गन 40, आइसोटोप ट्रांसियन 90, यूरेनियम 338। किसको अपनाया जाता है भैया? तो कार्बन 14 को। किसको? कार्बन 14 को। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग निम्न आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग निम्न में आयु निर्धारण प्रयुक्त होती है, तो किसमें प्रयुक्त होती है? जीवाश्म में। किसमें? जीवाश्म में। अगला, प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब से माना जाता है जब प्रागैतिहासिक का अंत और इतिहास का आरंभ तब से माना जाता है। कब से माना जाता है? मानव के चलना, जब से मानव चलना सीखा। दूसरा,
है कि मानव ने एक दूसरे से बातचीत करना सीखा, मानव ने लिखना सीखा, मानव ने घर बनाकर रहना सीखा। भाई इतिहास का कब से मानेगा? मानव ने जब से लिखना सीखा, तो वहाँ से प्रागैतिहासिक का अंत हुआ और इतिहास का आरंभ होगा। जब लिखा जाएगा तभी तो इतिहास बनेगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? तो भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ जो है वह 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। कब से माना जाता है? 600 ईसा पूर्व से। अगला, सिंधु सभ्यता का आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को क्या कहा जाता है? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रमाण मिला है। काहे का? लेखन का, तांबा का, कला का, मिट्टी के बर्तन बनाने का। तो इसमें लेखन का मिला है। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक इसीलिए माना जाता है क्योंकि उसमें लेखन का प्रमाण मिला है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? फिर से ध्यान रखिए, समझिए। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक पहला महीना चैत्र ग्रेगोरियन के कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक पर तदनुरूप है, किसके अनुसार है? तो किसके अनुसार है? 22 मार्च पहला नंबर है, 22 मार्च अथवा 21 मार्च। किस पर? 22 मार्च अथवा 21 मार्च। आइए आगे देखते हैं। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? तो किसने? 4 ऑप्शन हैं। तो सेल्सेरियस। किसने चलाया? सेल्सेरियस ने। सेल्सेरियस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण में संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना किसने दी? तो अल-बरूनी ने दी। किसने दी? अल-बरूनी ने। अल-बरूनी ने। धन्यवाद। इसके बाद अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।